बहुत देर आपने भाषण सुना है, बहुत अच्छी अच्छी बातें सुनी है। मैं कोशिश करूंगा कि आपको भाषण न सुना करके वो सब सुनाऊं जिसके लिए या तो बहुत बदनाम हूं या बहुत मशहूर हूं। तेरे दिले बर्बाद तलक आ पहुंचे हैं। शुक्रिया मेरे दोस्त नासिर का कि उन्होंने मुझे मजबूर किया कि मैं इस प्रोग्राम का हिस्सा बनूं। मुशायरे थे, मैं 6 अगस्त को हम लोग एक प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उसके सिलसिले में मुसलसल बहुत बिजी था, लेकिन उन्होंने मुझे मजबूर किया कि मैं आऊं। और आने के बाद जब यहाँ की रवायत और इस शहर की विरासत से वो मुझे रूबरू करवा रहे थे सुबह ले जा करके कुछ जगहों पर, तो मुझे लगा कि मैंने आने में देर कर दी, मुझे बहुत पहले औरंगाबाद आ जाना चाहिए था। चार मिसरे पढ़ता हूं साहब कि तेरे दिले बर्बाद तलक आ पहुंचे हैं, आवाओ अजदाद तलक आ पहुंचे हैं, आवाओ अजदाद तलक आ पहुंचे हैं। मेरे लहू का कतरा कतरा बोल रहा, हम औरंगाबाद तलक आ पहुंचे हैं, हम औरंगाबाद तलक आ पहुंचे हैं। तेरे दिले बर्बाद तलक आ पहुंचे हैं। जो कमेटी है उसे बहुत मुबारकबाद। मेरी आंखों के सामने इतनी भीड़ खड़ी है कि अगर यहाँ मौजूद एक शख्स ये अहद ले ले, ये कसम ले ले कि हम अराजकता के खिलाफ खड़े हैं, हम भीड़ तंत्र के खिलाफ खड़े हैं, मॉब लिंचिंग के खिलाफ खड़े हैं, तो मेरा ख्याल है कि मराठवाड़ा में किसी की हिम्मत नहीं है कि वो किसी की मॉब लिंचिंग कर सके। सलाम है आपकी मौजूदगी को, कमेटी को बहुत मुबारकबाद। जरूरत है इस तरह की कोशिशों की। और हजरत बोल रहे थे, बहुत अच्छी बात उन्होंने कही कि फ्लाइट में एक भी शख्स मेरे जैसा नहीं था। सच बात है, लेकिन यहां मैं एक बात यह भी जोड़ना चाहूंगा कि उस फ्लाइट में दूसरा कोई स्वामी अग्निवेश जैसा भी नहीं था। यह सच है कि अच्छे लोगों की तादाद कम होती जा रही है, लेकिन जरूरत है कि ऐसे लोग एक महाज बना करके सामने आए और अच्छे लोग जो समाज में छुपे हुए हैं किसी वजह से, डर के या फिर अपनी मजबूरियों की वजह से, वो सब सड़क पर निकल करके आए, तब शायद ये हिंदुस्तान बच सके। मैं 4 मिसरे और पढ़ता हूं, कोशिश करूंगा थोड़ा थोड़ा आपसे गुफ्तगू करूं, थोड़ा थोड़ा आपको सुनाता रहूं। ये जो स्लोगन मैंने देखा है इस पूरे पोस्टर का, इस पूरे जो विरोध प्रदर्शन है इसका, कि कानून बेबस है या बेबसों के हाथ में है, मैं बहुत देर तक सोचता रहा इस स्लोगन के बारे में और 4 मिसरे यूं ही हो गए। मैं पढ़ता हूं, सुनेगा। ना बेबस ना बेबसों के हाथ में है। मैं मना कर रहा हूं, मैं इनकार कर रहा हूं। आपने एक सवालिया निशान खड़ा किया था अपने पोस्टर्स में कि कानून बेबस है या बेबसों के हाथ में। मैं जो कह रहा हूं अगले मिसरे पे के हाथ उठना चाहिए आपका मेरे समर्थन में, कि ना बेबस ना बेबसों के हाथ में है, ना बेबस ना बेबसों के हाथ में है। सच तो ये है कानून उन्हीं के साथ में है, सच तो ये है कानून उन्हीं के साथ में है। ना बेबस ना बेबसों के हाथ में है, सच तो ये है कानून उन्हीं के साथ में है। जिसको लहू से सींचा मेरे पुरखों ने, मेरा हिंदुस्तान बुरे हालात में है, मेरा हिंदुस्तान बुरे हालात में है। सच तो ये है कानून उन्हीं के साथ में है। मैं कैसे मान लूं कि कानून उनके साथ में नहीं है? इस देश की सत्ता के शीर्ष पर बैठा हुआ शख्स, जिसे कहना चाहिए था कि अराजकता मचा रही है भीड़, लोकतंत्र का कत्ल कर रही है भीड़, अखलाक से शुरू हुआ यह सिलसिला, नईम से होता हुआ, पहलू खान से होता हुआ, जुनैद से होता हुआ, जो आज हम तक आ पहुंचा है, जब हमारे देश का प्रधानमंत्री उस भीड़ के सामने कभी राजकोट में तो कभी किसी प्रोग्राम में खड़ा होकर के ये कहता है
कि हमारे दलित भाइयों को मत मारो, मुझे गोली मार दो। तो मुझे हैरत होती है कि हमारे देश के उस प्रधानमंत्री की भाषा है जो कहता है कि मेरा सीना 56 इंच का है। मैंने उसे पहली बार इतनी बेचारगी के साथ बात करते देखा है। दरअसल ये बेचारगी नहीं है, ये हिडन एजेंडा है। जिस तरह रावण के 10 सर हुआ करते थे, दशानन कहा जाता था रावण को, रावण के 10 सर हुआ करते थे। एक इसी तरह से आज की जो पॉलिटिकल पार्टी है जो इक़्तिदार पर है, उसके पास 10 सर है साहब। एक सर है जो कत्ल करता है मॉब लिंचिंग के नाम पर, दूसरा सर है जो उस पर शोक प्रकट करता है, कहता है कि नहीं ये अराजकता तो गलत है, तीसरा चेहरा है जो टीवी चैनलों पे बैठ करके ऐसे कातिलों को डिफेंड करता है। इस तरह से उनके पास 10 चेहरे हैं, उन्हें समझने की जरूरत है। मैं गुजारिश करता हूं आप सारे लोगों से कि बोलना शुरू करिए, क्योंकि मैं इसलिए जिंदा हूं कि मैं बोल रहा हूं। वसीम साहब ने कभी एक शेर कहा, सूरत के बड़े शायर है वसीम मलिक साहब, कि मैं इसलिए जिंदा हूं कि मैं बोल रहा हूं। दुनिया किसी गूंगे की कहानी नहीं लिखती, जिंदा रहना है तो बोलना पड़ेगा आप सारे लोगों को। गाय पर बहुत सारी बातें हुई। दरअसल मेरा मानना है, यहाँ मीडिया के साथ ही मौजूद है, मेरा मानना है कि दुनिया में गाय की जितनी नस्लें हैं अलग अलग मुल्कों में, वो दूध देती हैं। हिंदुस्तान में ही गाय की एक ऐसी नस्ल पाई जाती है जो ओट देती है, वही दूहने का काम किया जा रहा है, वही कोशिश चल रही है। आप गलतफहमी के शिकार हैं साहब कि ये मॉब लिंचिंग है, ये मॉब लिंचिंग है। मेरे इस लफ्ज को नोट करें, ये मॉब लिंचिंग नहीं है, ये मोबलाइज लिंचिंग है। मोबलाइज किया जा रहा है भीड़ को कि जाओ मार दो, क्योंकि उनका राजनीतिक एजेंडा ही यही है। वो आपके बीच में डर पैदा करना चाहते हैं, वो आपको आपके घरों तक महदूद कर देना चाहते हैं ताकि आप आवाज ना उठा सकें, आप बोल ना सकें, अपने हक के लिए लड़ ना सकें। और जो इस गलत फहमी में या इस खुश फहमी में है कि ये भीड़ सिर्फ मुसलमानों को मार रही है, वो बहुत बड़े मुगालते में है। यहाँ जो ये लिखा गया है लफ्ज की गौरक्षा के नाम पर मुसलमानों पर हो रहे जुल्म के खिलाफ, नहीं, ये जुल्म सिर्फ मुसलमानों पे नहीं हो रहा है। यहाँ तमाम मजहबों के लोग बैठे हैं। ऊना में जो लोगों को नंगा करके गाड़ियों से बांध के पीटा जा रहा था वो मुसलमान नहीं थे, उनको भी गौरक्षा के नाम पर ही पीटा जा रहा था, वो दलित भाई थे। झारखंड में इस मॉब लिंचिंग ने जहां मुसलमानों का कत्ल किया है, वहीं गंगेश का कत्ल किया है, गणेश का कत्ल किया है। ये भीड़ किसी की नहीं है। सत्ता के शीर्ष पर बैठे हुए लोग अगर ये समझते हैं कि ये भीड़ सिर्फ मुसलमानों को मारेगी तो उनकी गलतफहमी है। जिस दिन मुसलमान ने अपने आप को दायरे में महदूद करके घर तक रख लिया या सतर्क हो गया, उस दिन ये भीड़ आपको भी मारेगी, क्योंकि भीड़ का कोई मजहब नहीं होता, भीड़ का कोई निजाम नहीं होता, वो लोकतंत्र के लिए खतरनाक। ये हमारे मुल्क के रहबरों को समझना पड़ेगा। आप जो चाल चल रहे हैं, आप जो कोशिश कर रहे हैं, हिटलर ने भी कुछ ऐसी कोशिशें करी थी और एक दिन उसे खुदकुशी करनी पड़ी थी। कहीं ऐसा ना हो आपके साथ भी ऐसा ही हो जाए, एक दिन आप मजबूर होकर के खुद ही खुदकुशी कर लें, क्योंकि आप मुल्क को ऐसी दिशा में ले जा रहे हैं कि ऐसा ख्वाब तो नहीं देखा था। और आपके साथ तो बड़ी लंबी चौड़ी कोशिश हो रही है। पिछले 15 साल 20 साल पहले का मीडिया ट्रायल आप देखेंगे, मीडिया मैनेजमेंट देखेंगे, तो एक चेहरा बनाया जाता था, उसके ऊपर टोपी लगाई जाती थी, नीचे दाढ़ी लगाई जाती थी और फिर चैनलों पे फ्लैश कर दिया जाता था कि आतंकवाद के केस में फला मदरसे से, फला जगह से ये पकड़े गए, वो पकड़े गए। सलाम शहीद हेमंत करकरे को, सलाम है शहीद हेमंत करकरे को, जिन्होंने अपनी जान कुर्बान करके ये बताया कि आतंकवाद का मजहब नहीं होता, आतंकवादी अलग मजहबों में भी हो सकते हैं। दरअसल वो कोशिश थी और उस कोशिश में कामयाब भी रहे। आज सोशल मीडिया पे जुमला उछाला जाता है, यहां मेरे प्रशासन के तमाम बड़े मौजूद हैं, मैं पूरी जिम्मेदारी से मीडिया के सामने, प्रशासन के सामने ये बात कहता हूं। सोशल मीडिया में जुमला तैरता है कि हर आतंकवादी मुसलमान ही होता है। क्यों होता है? हर आतंकवादी मुसलमान क्यों होता है? मैं इमरान प्रतापगढ़ी पूरी जिम्मेदारी से एक सवाल उठाता हूं। आप कहते हो कि हर आतंकवादी मुसलमान होता है, तो मैं पूछ रहा हूं कि 15 साल बाद, 20 साल बाद सुप्रीम कोर्ट से, हाई कोर्ट से बाइज्जत बरी होने वाला हर शख्स मुसलमान ही क्यों होता है?
ये सवाल है इस देश के सामने। इसका मतलब जिसे चाहते हैं आप उठाते हैं, जिसे चाहते हैं आप उसके ऊपर एक टैग लगा देते हैं और बाद में फिर आप जुमले उछालते हैं। मैं कभी कभी सोचता हूं, मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय में हिंदी लिटरेचर का स्टूडेंट रहा हूं। मैं इस समाज का एक अहम और जिम्मेदार नागरिक होने के नाते मैं कभी कभी सोचता हूं, आखिर ये सिस्टम, ये प्रशासन, ये हुकूमतें हमसे क्या उम्मीदें करती हैं। आपने हमारे हाथ में शहनाई थमाई तो हम उस्ताद बिस्मिल्लाह खान बन गए। आपने हमारे हाथ में सरोद थमाया तो हम उस्ताद अमजद अली खान बन गए। आपने हमारे हाथ में टेनिस का रैकेट पकड़ाया तो हमारी बेटियां सानिया बन गई। आपने हमारे हाथ में क्रिकेट का बल्ला पकड़ाया तो हम यूसुफ पठान, इरफान पठान, जहीर खान और मोहम्मद शमी बन गए। आपने हमारे हाथ में साइंस थमाया तो हम इस देश को परमाणु संपन्न बनाने वाले कलाम बन गए। आपने हमारे हाथ में म्यूजिक दिया तो हम इस देश को ऑस्कर दिलवाने वाले ए.आर. रहमान हो गए। क्योंकि हमें अव्वल रहने की आदत है, तो हो सकता है कि पांव लड़खड़ाया हो तो हम हाजी मस्तान भी हो गए हैं। इट्स अ ब्लैक। जिस तरह स्पेक्ट्रम होता है, इंद्रधनुष होता है, उसमें तमाम रंग होते हैं लेकिन उसके इर्द गिर्द काला रंग होता है। मैं हुकूमत से, सिस्टम से, प्रशासन से गुजारिश करता हूं कि आप हमारी नस्लों को उस काले रंग से क्यों पहचानते हैं? जो हमारी जिंदगियों के और खूबसूरत रंग हैं, हमें उससे पहचानिए। हम मुल्क की तरक्की में शाना बशाना आपके साथ खड़े हैं। हमें मार करके आप इस मुल्क को खूबसूरती से चला नहीं सकते हैं। ये बात आपको अपने दिलों में बैठानी पड़ेगी आपको ये बात अपने दिलों में। और आपसे भी गुजारिश करता हूं कि आप ये मत समझिए कि आपकी लड़ाई कोई और लड़ेगा। अपने काबे की हिफाजत हमें खुद करनी है, फिर अबाबीलों का लश्कर नहीं आने वाला। आपको खुद उतरना पड़ेगा मैदान में। इससे पहले आप इस उम्मीद में बैठे रहे कि ये आएंगे, ये बोल देंगे। आप खुश हो गए कि इन्होंने हमारे लिए बोल दिया। आप खुश हो गए कि फला पॉलिटिकल पार्टी ने हमारे लिए बोल दिया, इन्होंने बोल दिया, उन्होंने बोल दिया। तो मैं आपसे पूरी जिम्मेदारी से कहता हूं कि अगर आपको यह लगता है कि सियासी हल्के से आपके मसाइल का हल निकलेगा तो आप गलतफहमी के शिकार हैं। सियासी रहनुमाई बहुत रही है आपके पास। यहां तमाम सियासी लोग बैठे हैं, मैं इनके बीच में खड़ा होकर के यह बात कह रहा हूं। बहुत सियासी रहनुमाई रही है आपके पास। मौलाना आजाद से लेकर के अब तक आपके पास गिनाने भर के चेहरे रहे हैं इस देश की संसद में, लेकिन मसाइल कम नहीं हुए। क्यों नहीं कम हुए? सियासत से हल नहीं निकलता है साहब। अगर इस देश में इज्जत से जीना चाहते हो, इस देश में अपने ऊपर होने वाले जुल्म को रोकना चाहते हो, तो सियासत से ज्यादा अपनी भागीदारी प्रशासन में बढ़ाओ। आईएएस बनो, आईपीएस बनो, अपने बच्चों को पढ़ाओ, पुलिस का हिस्सा बनो। जब तक आप उसका हिस्सा नहीं बनेंगे, आपको लगता है कि आपके खिलाफ होने वाले जुल्म रुक जाएंगे, तो नहीं रुकेंगे। आपको ये बात माननी पड़ेगी। आज नहीं मानेंगे, 10 साल बाद आप मानेंगे कि एक लड़का आपकी उम्र का आया था और ये बोल करके गया कि सियासी हलकों से आपके मसलों का हल नहीं निकलने वाला है। ये पूरी जिम्मेदारी से मैं आपसे कह रहा हूं साहब। मैं बात करते करते मेरा ख्याल है कि थोड़ा सा भटक गया। मैं फिर उस ट्रैक पे आता हूं जिसके लिए आप यहां बड़ी तादाद में इकट्ठे हुए हैं, या जिसे आप सुनना चाहते हैं कि देशभक्ति कभी न्याय के नाम पर। बड़ों की दुआएं मांगता हूं मैं इन मिसरों पे कि देशभक्ति कभी न्याय के नाम पर, देशभक्ति कभी न्याय के नाम पर, देश बेचा गया चाय के नाम पर, देश बेचा गया चाय के नाम पर, देशभक्ति कभी न्याय के नाम पर, देश बेचा गया चाय के नाम पर। उन्होंने चाय बेची तो किसी ने पी नहीं। उन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया, उनके साथ कोई पढ़ने वाला नहीं। उन्होंने बहुत सारे काम ऐसे किए। आजकल मेरे दोस्त संपत सरल में बात कहते हैं कि एक नई प्रजाति निकल के आई है, भक्त,
जो ये कहती है कि मोदी जी ने बहुत काम किया। आप उससे पलट के पूछ लो क्या काम किया, तो बोले पता नहीं, ये बात तो नहीं पता, लेकिन काम उन्होंने बहुत किया। अच्छा, ये बात तुम्हें किसने बताई? ये बात हमें मोदी जी ने ही बताई। ये हालत होके रह गई है साहब। तब मैं मिसरे पढ़ता हूं कि देशभक्ति कभी न्याय के नाम पर देश बेचा गया चाय के नाम पर। आज इंसान खुद जानवर हो गया, जान लेता है वो गाय के नाम पर, जान लेता है वो गाय के नाम पर, जान लेता है वो गाय के नाम पर। और अब हजरत ने जो बात कही थी, मैं उस पर मुहर लगाते हुए बात कहता हूं कि सच की पहचान बनकर जियो तो सही। बहुत अच्छी बात कही हजरत ने कि आपका चेहरा नहीं है वैसा, आपकी शिनाख्त छिन जा रही है आपसे। शिनाख्त से ज्यादा आप अपना किरदार भी भूलते जा रहे हैं। आप भूलते जा रहे हैं कि हम तो उनके मानने वाले हैं जिन पर रोज कूड़ा फेंका जाता था। एक दिन बुढ़िया ने कूड़ा नहीं फेंका तो आप उसका हाल चाल लेने के लिए उस बुढ़िया के घर गए। हम उसके मानने वाले, हम उस शख्सियत के मानने वाले हैं। लेकिन आपको सोचना पड़ेगा कि क्या आप में जरा सा भी उनके जितना सब्र है, जर्रा बराबर भी? आप तलवारें लेकर के निकल आते हैं, आप गुस्सा हो जाते हैं। और मैं इस भीड़ में खड़ा होकर पूरी जिम्मेदारी से कहता हूं कि आप जो एक नारा है आपका, नारे तकबीर अल्लाहु अकबर, ये किन महफिलों के लिए है? जिस दिन इसकी समझ आपको आ जाएगी उस दिन इंशाअल्लाह आपको सियासी समझ आ जाएगी। आप सियासी महफिलों में, आप समाजी महफिलों में, हर महफिलों में एक नारा, अपने नारों का एहतराम करिए, अपने नारों को बचाइए, अपने नारों का सही जगह इस्तेमाल करिए। गलत इल्जाम लगाया जाता है, गलत चेहरे बनाए जाते हैं इस्लाम के। यहां प्रशासन मौजूद है, क्या रिश्ता है हमारा? हम नहीं मानते किसी आईसिस को, किसी आईएसआई को, किसी लश्कर तोयबा को। मैं इस मंच से खड़ा होकर के एक जिम्मेदार मुसलमान होने के नाते मजम्मत करता हूं, इनकार करता हूं। वो इस्लाम का चेहरा नहीं हो सकते जो नाहक खून बहाते हैं। इस्लाम तो वो मजहब है जो नाहक वजू करते हुए पानी बहाने की इजाजत नहीं देता। वो खून बहाने की इजाजत कैसे दे सकता? हम इनकार करते हैं। और आपको भी बोलना पड़ेगा ऐसे लोगों के खिलाफ, क्योंकि आपके साथ बहुत सलीके से प्लान करके काम किया गया। हिटलर ने कहा एक झूठ तब तक बोलो जब तक सच ना मान लिया जाए। पिछले 70 साल में यही काम किया गया। एक ऐसा तबका जो अंग्रेजों का वादा माफ गवाह था, गुस्से में आया जाए तो अंग्रेजों का दलाल कहा जाए उनको। अंग्रेजों के वादा माफ गवाह इस देश की बड़ी कुर्सियों पर बैठ करके अपने आप को देशभक्त बताते रहे। और आप जिन्होंने हजारों हजार लाखों लाख उलेमा की एक साथ कुर्बानियां दी इस मुल्क के लिए, वो चुप क्यों नहीं दिखाते अपनी देशभक्ति? क्यों नहीं चिल्लाते? अगर इस देश में देशभक्ति चिल्ला के जताई जाती है तो चिल्लाओ। अगर इस देश में देशभक्ति तिरंगा फहराने से आती है तो मदरसों पर 15 अगस्त और 26 जनवरी को फहरा के तिरंगे पाट दो सोशल मीडिया को ऐसी तस्वीरों से, क्योंकि तुम्हारे पुरखों ने सींचा है इस मुल्क को अपने खून से। सलीके से काम किया जाता है। प्रशासन को तुम्हारा दुश्मन बनाने की कोशिश की जाती है, पुलिस को तुम्हारा दुश्मन बनाने की कोशिश की जाती है। नहीं, वो भी इंसान है, उनके दिल में दर्द है। वर्दी के बारे में आप चाहे जितनी बातें करें, लेकिन मेरी आंखों के सामने जब शहीद हेमंत करकरे की लाश आती है तो इस वर्दी के लिए मेरे दिल में एहतराम बढ़ता है। मेरी आंखों में जब विजय सावरकर का चेहरा आता है तो मेरी आंखों में वर्दी के लिए एहतराम बढ़ता है। मेरी आंखों में जब शहीद अब्दुल हमीद का चेहरा आता है तो मेरी आंखों में उस वर्दी के लिए भी एहतराम बढ़ता है। आप तो हमेशा से कद्र करने वाले लोग रहे। मैं जिस जिले से आता हूं, मैंने अपनी आंखों में शहीद जियाउल हक की लाश देखी है। पुलिस के एक डिप्टी एसपी को ऑन ड्यूटी मारा जाते मैंने देखा है, मेरी आंखों ने देखा। इसलिए भी मैं इस वर्दी की अहमियत करता हूं। आपको जबरदस्ती दुश्मन बनाया जाता है। नहीं,
आपको समझना पड़ेगा और आपको सलीके से काम लेना पड़ेगा। सच की पहचान बनकर जियो तो सही, तुम निगहबान बनकर जियो तो सही, तुम निगहबान बनकर जियो तो सही। यह ज़माना अदब से झुकाएगा सर, तुम मुसलमान बनकर जियो तो सही, तुम मुसलमान बनकर जियो तो सही। एक पगलाया शख्स सुबह 4 बजे ओवर ड्रिंक की वजह से उठता है और एक ट्वीट कर देता है, लाउड स्पीकर से बड़ी दिक्कत हो रही है, और आप तलवारें निकाल लेते हैं। मैं सलाम करूंगा इस देश के उन तमाम सेकुलर हिंदू भाइयों को जिन्होंने आपसे ज्यादा उस नालायक की मजम्मत करी है। मैं सलाम करूंगा। मैं तो बस आपसे इतना कहना चाहता हूं कि रब की राहों में फरियाद तो कीजिए, मुश्किलों में उसे याद तो कीजिए, मुश्किलों में उसे याद तो कीजिए। किसमें दम है अज़ान बंद करवाए फिर। मेरी अगली बात पढ़ी है लेकिन आपका साथ मांगती है। किसमें दम है अज़ान बंद करवाए फिर, मस्जिदे पहले आबाद तो कीजिए, मस्जिदे